Hello, good evening, friends and fellow colleagues, pharma colleagues, and welcome back to the channel Pharmaceutical Formulation Research and Development. So, as I discussed with you yesterday, from today onward, I am going to start a major part of literature search. And as I told you, literature search is the most important activity because as it goes, well begun is half done. सो जितना आपका लिटरेचर सर्च अच्छा होगा उतना इट विल हेल्प यू टू स्ट्रेंथन योर फॉर्मुलेशन डिटेल्स। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि प्रोजेक्ट आ गया, एलएनबी बन गया, प्रोजेक्ट कोड जनरेट हो गया, सैप में एंट्री हो गई है, कोड सब जनरेट हो गए हैं एंड ऑल। नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो ये जब तक ये जो लाइसेंसिंग के लिए गया है आपका फॉर्म 29 के लिए, इंपोर्ट लाइसेंस के लिए, तब तक आपको ये होता है कि आप लिटरेचर सर्च करोगे। अभी इसमें लिटरेचर सर्च बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो मैं कवर करूँगा। और ये जो लिटरेचर सर्च का पार्ट है ये मैं काफ़ी डेप्थ में जाऊँगा। और डेप्थ में जाने के अलावा जो भी लिटरेचर सर्च हम लोग करेंगे उसको हम लोग एक आधे एग्जाम्पल के साथ भी आगे से कवर करने का कोशिश करेंगे। तो बेसिकली फिर जब आप लिटरेचर सर्च करना होता है तो एक तो आप होता है कि पहला चीज़ होती है कि आप एक सिंपल प्लेन गूगल सर्च कर लें। गूगल सर्च करके आप इनोवेटर का नाम और उसका जो केमिकल स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सॉल्युबिलिटी, ऐसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो सिंपल गूगल सर्च से भी समझ में आ जा सकता है। एक होता है गूगल सर्च। ये गूगल सर्च होने के अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी जेनेरिक प्रोडक्ट फाइल करते हैं तो उस फाइलिंग के लेके बेसिकली एफडीए कुछ गाइडलाइंस देता है। तो जब गाइडलाइंस देता है तो उसके साथ में एफडीए और एक चीज़ जो बहुत अच्छी करता है, एफडीए इनोवेटर के कुछ डिटेल्स होते हैं जो उनके एफडीए के वेबसाइट पे पब्लिश होते हैं। इनोवेटर के उस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के डिटेल्स वेबसाइट पे पब्लिश होते हैं, जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये जो सब वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट्स के ऊपर में आपको जाकर आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी होती है और आपको उसमें से आपका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन पिकअप करना होता है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन होती है एफडीए की, उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन एफडीए मास्क करके रखता है और कुछ इन्फॉर्मेशन एफडीए ओपन आपके लिए छोड़ता है। और मेजॉरिटी ऑफ टाइम आई गेस एटलीस्ट 60 to 70% ऑफ टाइम आपको काफ़ी सारा रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर से ही मिल जाता है, जो कि ये साइट है। तो जैसे एफडीए का साइट है वैसे ही एक एमएचआरए का भी साइट होता है, और वैसे ही साइट आपका यूरोप के और बाकी एजेंसीज के भी साइट्स होते हैं। तो ये साइट्स हमको वन बाय वन देखना होगा। तो अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये साइट्स पे देखना है, तो थिंक इज दैट जैसे आज का दिन मैं सोचता रहा इशू कैसा होगा कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत अच्छे से पता है वो मैं आपको ओरली बताऊंगा। इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जो मुझे एक्चुअली प्रैक्टिकली लिटरेचर सर्च का कैसे करते हैं वो डेमोन्स्ट्रेट भी करके आपको दिखाना पड़ेगा। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक्चुअली कुछ स्किल सेट्स ऑफ कोर्स रिक्वायर्ड है, बिकॉज मुझे वो लिटरेचर सर्च कैसा करते हैं मुझे आपको स्क्रीन पे दिखाना पड़ेगा। और आई थिंक उसके लिए मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर या कुछ तो ऐसा मेथड निकालना पड़ेगा कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूं और कैसे वो एक्टिविटी को या कैसे लिटरेचर सर्च किया है वो आपको बताऊं। तो इसके लिए होपफुली मैं ये कल फ्राइडे कोशिश करूंगा। अगर फ्राइडे कोशिश नहीं हुआ तो सैटरडे संडे तो डेफिनेटली अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं इस पर मुझे शायद थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। अभी तक के जो भी लेक्चर्स हो रहे थे ये मैं जस्ट ऑर्गेनिकली बोल रहा था, जो मुझे मालूम था, जो मेरा थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर। बट कुछ जगह ऐसा है कि मुझे लग रहा है कि मुझे बोलने से ज़्यादा करके दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे स्क्रीन रिकॉर्डर या ये करना पड़ेगा। और बेसिकली मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि स्क्रीन रिकॉर्डर लैपटॉप पे उस पर कैसे करते हैं। बट एक चीज़ जो मुझे समझ में आती है, रिसेंट में मैं कभी कॉलेज में ऑनलाइन लेक्चर्स, ऑनलाइन वेबिनार्स में उसमें जब भी गया हूँ तो ये क्या होता है, जूम की लिंक देते हैं और वो लिंक के थ्रू एक स्क्रीन रिकॉर्डर ऑप्शन होता है।
तो मैं शायद ऐसा करूँ कि मैं अपने लैपटॉप पे जूम करूँ और मोबाइल पे या कहीं और एक अकाउंट से इसको ये करूँ और फिर जूम के थ्रू रिकॉर्ड करूँ और आई थिंक अब हाई टाइम शायद मुझे कुछ एडिटिंग ऐप वो भी यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि शायद मुझे मेरा वीडियो और स्क्रीन का वीडियो मर्ज करना पड़ेगा और शायद हो सकता है बैकग्राउंड में भी कुछ बोलना पड़े, तो आई विल कम टू दैट। मैं इतना मतलब आई थिंक आई एम कन्वर्जेंट इनफ ये सब चीजों से भी, मतलब आई थिंक आई कैन डू दैट, तो दैट आई विल बिगिन आइदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में, जो फिजिकली मैं डेमोन्स्ट्रेट करूंगा आपको लिटरेचर सर्च के रिलेटेड में। तो मोस्टली होपफुली आइदर फ्राइडे और सैटरडे संडे तो मैं एनीवे करूंगा। तो वो है। अब उससे पहले भी देयर आर काफी सारे जनरल चीजें जो मैं सोचा हूँ कि आज पहले बोल डालूं और फिर उसको देखेंगे, और यहाँ से लिटरेचर सर्च, एक्सपेरिमेंटेशन पार्ट और जो भी पार्ट है इसमें अब आगे मेरा कोशिश ये रहेगा कि आइदर इट शुड बी ए स्क्रीन रिकॉर्डिंग टाइप ऑफ थिंग, या फिर मैं कोई एक एग्जाम्पल से डिस्कस करूं तो ताकि वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। और सेकेंडली मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसे होता है, अगर आप ये लेक्चर्स देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट वो आ रहा है, तो आप फिर कोई एक मॉलिक्यूल सेलेक्ट करिए या कोई एक इनोवेटर सेलेक्ट करिए और उसका एक ये बनाइए, सिनॉप्सिस जैसा बनाइए और बनाकर उसको ट्राई करिए, और आप उसमें से क्या लिटरेचर सर्च है उससे आपका क्या कंक्लूजन है, और आपका कंक्लूजन आप आपके फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में कैसे यूज करोगे, ये बेसिकली आपको आना चाहिए। तो ये चीजें तो मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा, बट अनलेस एंड अनटिल यू गाइस प्रैक्टिस इट विल नॉट हेल्प यू। और प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास में प्रोजेक्ट हो, आपको काम करना हो, यू कैन ऑलवेज डू अ डमी प्रैक्टिस, as you said, dummy any type of practice never goes waste, तो I think आप dummy practice कर लीजिए, that also will help you learn a lot। तो ये जब as and when यहाँ से हम जब आगे मूव करेंगे तो either examples है और we will go ahead with screen recording, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और इन द मीन टाइम लेट मी इवेल्युएट के मैं क्या चीज अच्छे से कर पाऊँ एग्जाम्पल के थ्रू या स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू लाइव कुछ ये कर पाऊँ, क्योंकि और लिटरेचर सर्च का एक बेसिक पार्ट जो है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको ऑनलाइन नेट से या यूएसएफडी के साइट से निकालना होता है, और वो निकालना आना भी आई डोंट नो अभी क्या सिस्टम है, बट हमारे टाइम पर वो भी व्हेन आई वाज अ जूनियर एंड आई वाज अ ट्रेनी या फिर मैं कुछ एक्सपीरियंस था, उस टाइम पे वो चीजों को बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंट किया जाता था। अभी भी मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है एंड यू शुड डू दैट बेसिकली। सेकेंड थिंग जो है, मैं लिटरेचर सर्च के बारे में बोलना चाहूंगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का एक अलग तरीका होता है, इंडिविजुअली टू इंडिविजुअली भी लिटरेचर सर्च कैसे करना है ये वैरी किया जाता है, और जो सिस्टम है हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अलग अलग पैटर्न होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रेजेंटेशन के फॉर्मेट्स होते हैं, वो फॉर्मेट को आप लो और उसके हिसाब से आप लिटरेचर निकाल के उस प्रेजेंटेशंस में डालो और आप प्रेजेंट करते हो यूजुअली, या फिर आप मेल पे डालते हो और डिस्कशन करते हो। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, वर्ड डॉक्यूमेंट, जो कि आप पूरा जिसमें पूरा बिल्डअप बिल्डअप करके एक एक जो लिटरेचर सर्च कर रहे हो आप उसके इंपॉर्टेंट चीजें करोगे, उसके नीचे कंक्लूजन लिखोगे और आगे जाओगे। तो ये एक तरीका हो गया है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में यस ऑफ कोर्स ऐसा भी हुआ है कि फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट उतना लिटरेचर सर्च नहीं करता है और उसके लिए एक सेपरेट टीम होती है। तो जैसे ये जो नया मॉलिक्यूल आ गया है वो उस टीम में चले जाता है। यूजुअली वो साइंटिस्ट ही होते हैं वो लोग, और दे आर गुड विथ लिटरेचर सर्चिंग एक्टिविटी। तो ये लोग लिटरेचर सर्च करते हैं, जमाते हैं और ये पूरा रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट बना के ये अपना इवेल्यूशन और अपने कंक्लूजन्स डाल के फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट को देते हैं, जो कि फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट आगे लेकर अपने हिसाब से इसको फिर आगे करता है। तो ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। बट बीइंग अ फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि नेवर 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 डिपेंड अपॉन एनी अदर पर्सन फॉर योर लिटरेचर सर्च एक्टिविटी। आप आपका जो लिटरेचर सर्च है आप खुद करें, और क्योंकि जितना जो आप समझ सकते हो वो कोई नहीं समझ सकता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, और जितना आप समझोगे उतना आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग होगा। अल्टरनेटिवली कोई बहुत एक्सपीरियंस बंदा है तो वो अपने जूनियर से करवाए, लेकिन एट एनी पॉइंट अगर इफ यू फील दैट ओनरशिप टुवर्ड्स द प्रोडक्ट और वो आपकी ओनरशिप है,
डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो लिटरेचर सर्च आइदर आपने खुद किया हुआ होना या खुद नहीं किया हो, आप किसी जूनियर से भी करवा रहे हो या किसी थर्ड पर्सन से भी करवा रहे हो, तो पूरा आपका खुद का उसमें एक इवैल्यूएशन होना चाहिए, आपका पूरा एक पर्सपेक्टिव उसमें होना चाहिए। आप डायरेक्ट किसी का रेडीमेड लिटरेचर सर्च लेकर जाना, मतलब इट कैन बिकम अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। ऐसा बहुत केसेस में होता है, मेरे साथ भी हुआ है मेरे इनिशियल लर्निंग्स में, कि किसी और का उसको मैं लेकर आगे जाऊं, तो बिकॉज इट डजंट गिव यू द एसेंस ऑफ डेवलपमेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज कभी मिस आउट हो जा सकती है। देयर कैन बी मेनी रीजन, कुछ चीज अननेसेसरी चीज बहुत ज्यादा हाइप हो जाती है और आप उसमें लग जाओ और मिस करो, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ लिटरेचर सर्च ऑफ योर ओन। सो नाउ टू बिगिन विथ, जैसे मैंने बोला कि आप तो एक तो पहले गूगल से आप ड्रग प्रोडक्ट के ड्रग सब्सटेंस, जो आपका एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसके बारे में आप काफी सारी इंफॉर्मेशन निकाल ले। ये इंफॉर्मेशन आपको काफी हद तक मिल जा सकती है। तो आप इसमें जब क्या करोगे, आप एक तो केमिकल स्ट्रक्चर देख लीजिए। केमिकल स्ट्रक्चर यूजुअली आपको हेल्प करता है, बेसिकली पहले तो आपको थेरापेटिक कैटेगरी क्या आती है ड्रग की, वो समझ में के लेना पड़ता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक कैटेगरी, मॉलिक्यूलर वेट, ये सब फॉर्मुलेशन बनाने में उतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए पता नहीं। फार्मास्यूटिकल स्ट्रक्चर एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जो एक्सिपिएंट चूज करते हैं तो उसके इंटरेक्शंस, वो सब उस पर्टिकुलर एपीआई के फंक्शनल ग्रुप से है क्या नहीं क्या, वो आपको इवेल्युएट करना होता है। तो फार्मास्यूटिकल स्ट्रक्चर एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिर सॉल्युबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और सॉल्युबिलिटी के बाद में आपका ड्रग का पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी है, वो इंपॉर्टेंट चीज होती है। डिग्रेडेशन पैटर्न इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसमें से एक्चुअली कैसा हो रहा है कि मैं बहुत सारी चीजें सोच रहा हूँ, और फिर मुझे कुछ चीज लगता है कि अभी बतानी चाहिए, कुछ चीज लगता है कि बाद में बतानी चाहिए, फिर लगता है कि अभी बता देना चाहिए। तो ऐसा, बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग थ्रू द फर्स्ट टाइम, तो अगर थोड़ा आगे पीछे हुआ तो, बट आई विल ट्राई टू ब्रिज इट एज एन वन, अगर आगे पीछे हुआ तो जैसे अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो जैसे हम लिटरेचर सर्च में फर्स्ट थिंग जो आप देखोगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अगेन आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर शायद इतना इंपॉर्टेंट इसके लिए ना हो फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, लेकिन आपको एक्सिपिएंट्स जो आप चूज कर रहे हो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके एक्सिपिएंट्स बेसिकली इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के जो भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसके साथ कंपैटिबिलिटी एंड ऑल, और या किस टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है, ये पता करने के लिए जरूरी होता है। सेकेंड चीज होती है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट अगेन ये आपको फैक्टर वो कैलकुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपका ड्रग की क्वांटिटी जो आप मेजर करते हो, तो वो मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से एक फैक्टर लगता है। वो मैं जब फर्स्ट ट्रायल लेंगे तो ड्रग का क्वांटिटी हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, जब वो पार्ट आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। थर्ड चीज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबिलिटी जो चीज होती है ना, एक आई थिंक एक फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट की पूरी जिंदगी खाली सॉल्युबिलिटी के ऊपर ही डिपेंड करती है, ऐसा मेरे को कई बार लगता है, क्योंकि आपकी सॉल्युबिलिटी जो है एपीआई की, वो बहुत मैटर करती है आपके फाइनल प्रोडक्ट के बायो स्टडीज में। तो ये जो भी सॉल्युबिलिटी होती है ये आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। तो सॉल्युबिलिटी जैसे आप देखते हो, तो अब अगेन मैं सॉल्युबिलिटी के बारे में बोलना चाहूँ तो अब हाँ, जो मैं आपको जैसे अभी बता रहा था कि कुछ चीजें अभी बोलने की होती है, कुछ चीजें आगे बोलने की होती है, कुछ चीजें शायद पैरेलली बोलने की होती है। तो पैरेलली अब मैं बोलूँ तो सॉल्युबिलिटी ये एक चीज है कि आपका एपीआई कैसा सॉल्यूबल है वो, और आप किस टाइप का डोसेज फॉर्म बना रहे हो, ये दोनों चीजें वेरी हुए तो आपका पूरा थॉट प्रोसेस वेरी हो जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सॉल्युबिलिटी है और आपका ड्रग हाईली सॉल्यूबल है, हाईली सॉल्यूबल है, तो ये हाईली सॉल्यूबल ड्रग को अगर आप आईआर प्रोडक्ट बना रहे हो तो बहुत डिफरेंट ये रहेगा। अगर आप आईआर प्रोडक्ट बना रहे हो और आपका ड्रग हाईली सॉल्यूबल है, तो यहाँ आपका एक केस अलग बनेगा। हो सकता है
कि आपको ये हाईली सॉल्युबल और हाईली परमिएबल, अगर ये क्लास 1 में बैठ जाए, अगेन एक सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे और परमिएबिलिटी के बेसिस में 4 टाइप के डिविजन है। आई थिंक स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि बीसीएस क्लासिफिकेशन होता है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। तो क्लास 1 होता है हाई सॉल्युबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी। क्लास 2 होता है लो सॉल्युबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी। क्लास 3 होता है लो सॉल्युबिलिटी, क्लास 3 होता है लो परमिएबिलिटी, हाई सॉल्युबिलिटी। और क्लास 4 होता है लो सॉल्युबिलिटी, लो परमिएबिलिटी। तो ये 4 टाइप के परमिएबिलिटीज होते हैं और इसके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप का डोसेज फॉर्म बना रहे हो। तो जस्ट एक एग्जांपल, अगर आपका ड्रग है हाईली सॉल्युबल और आप उससे आईआर प्रोडक्ट बना रहे हो, तो इसमें तो एक सबसे बेस्ट पार्ट ये होता है कि अगर आपका ड्रग हाईली सॉल्युबल है और आईआर है, और अगर ये 15 मिनट में जो भी आपका डिसोल्यूशन मीडिया सेलेक्ट कर रहे हो उसमें अगर 80% रिलीज हो जाता है ड्रग, 80-85% रिलीज हो जाता है, तो आपको बायोवेवर मिलता है, आपको बायो अवेलेबिलिटी स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये आपका अगर हाईली सॉल्युबल और आईआर ड्रग है तो ये अप्रोच रहेगा। लेकिन यही चीज, सेम चीज, अगर आपका ड्रग हाईली सॉल्युबल है और आप सस्टेंड रिलीज या एक्सटेंडेड रिलीज बना रहे हो, तो यहां दूसरा खेल हो जाएगा। यहां पर वो जो हाई सॉल्युबिलिटी उधर आईआर प्रोडक्ट में आपको हेल्प कर रहा था टू हैव ए बायोवेवर फॉर द प्रोडक्ट, ये डिसएडवांटेज बन जाएगा जब आप एक्सटेंडेड रिलीज और सस्टेंड रिलीज करोगे, क्योंकि हाईली सॉल्युबल हो जाता है तो फिर आपको इसका रिलीज कंट्रोल करना होगा। तो इस तरीके से हर डोसेज फॉर्म के लिए हर टाइप का सॉल्युबिलिटी एक अलग अलग रोल प्ले करेगा। अब सेकेंड चीज, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाई सॉल्युबिलिटी में देख लिया। अब अगर हम एग्जांपल पकड़ के चले कि लो सॉल्युबल है ड्रग इज लो सॉल्युबल और सॉल्युबिलिटी इज लेस, और आपको आईआर प्रोडक्ट बनाना है। तो अगर ड्रग की सॉल्युबिलिटी कम है और आप आईआर प्रोडक्ट बना रहे हो तो ये अगेन एक डिफरेंट स्टोरी हो जाएगा, क्योंकि आईआर प्रोडक्ट जब बनाते हो तो इट इज मेंट फॉर इमीडिएट रिएक्शन रिलीज, और इमीडिएट रिलीज के लिए पहले तो ड्रग सॉल्युबलाइज तो होना चाहिए, सॉल्युबलाइज होगा तो ही परमिएबल होगा। अगर वो ड्रग भले ही हाई परमिएबल है और लो सॉल्युबल है तो ये क्लास 2 का कैटेगरी हो गई है कि लो सॉल्युबिलिटी, हाई परमिएबिलिटी। ड्रग आपका जो जीआई ट्रैक्ट है, जो मेम्ब्रेन है, वो तो फास्ट क्रॉस कर लेता है, परमिएबिलिटी अच्छी है। तो परमिएबिलिटी मतलब जो आपका जीआई ट्रैक्ट में से जो ब्लड सर्कुलेशन में ड्रग ये करेगा उसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। ये मैं बहुत ही मोटा अल्फाजों में बोल रहा हूँ, अगर इसको आप डेफिनेशन में देखा जाएगा तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज भी हो सकती है, लेकिन जस्ट एकदम एक प्लेन इसमें बोलना चाहो तो आपका जीआई ट्रैक्ट में से ड्रग एब्जॉर्ब होना ब्लड सर्कुलेशन में, दैट इज नथिंग बट परमिएबिलिटी। तो अब यहाँ ऐसा हो गया कि अब जब आईआर था, तो जब हाई सॉल्युबिलिटी था तो अलग के सब लो सॉल्युबिलिटी आईआर, और आपको आईआर बनाना है। आईआर मतलब इट इज मेंट फॉर इमीडिएट रिलीज। अगर आपका सॉल्युबलाइज ही नहीं हुआ तो परमिएबल तो होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि परमिएबिलिटी तो सॉल्युबिलिटी के बाद आती है, तो वो सोल्यूशन में ही नहीं जाएगा। तो अगेन आप फिर आपका वहां पर जो भी आपका डेवलपमेंटल का ट्रायल का बेसिस जो भी बनेगा, ये लो सॉल्युबल ड्रग की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। आपका पूरा डेवलपमेंट विल बी एम कि आप इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे बढ़ाए। एक दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि इनोवेटर ने कुछ सॉल्युबिलिटी बढ़ाया नहीं हो, और अगर सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ाए तो इन दैट केस आपको एफर्ट्स नहीं लेने होंगे। लेकिन अगर आपको इनोवेटर ने कुछ सॉल्युबिलिटी बढ़ाया है उसका, या इनोवेटर का एक पर्टिकुलर प्रोफाइल है, अगर उससे आप मैच नहीं हो रहे तो आपका पूरा जो भी आपका हार्ट ऑफ डेवलपमेंट रहेगा, इट विल बी बेस्ड अपॉन द सॉल्युबल, इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ लो सॉल्युबिलिटी ड्रग टू हायर सॉल्युबिलिटी। और इसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, तो टेक्निक्स तो जब आगे जाएंगे तभी भी हम देखेंगे। लेकिन आपको जैसा ये है, और अब यही चीज अगर ये ड्रग अगर लो सॉल्युबल ड्रग है और ये आपको एक्सटेंडेड रिलीज में बनाना है, तो दिस विल बिकम अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर एक्सटेंडेड रिलीज, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी इसकी कंट्रोल है, तो आपको थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी कंट्रोल करना होगा, परमिएबिलिटी कंट्रोल करना होगा। तो ये है। तो यूजुअली जब हम आईआर प्रोडक्ट बनाते हैं तो आईआर प्रोडक्ट
में सॉल्युबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर वो लो सॉल्युबल ड्रग है तो उसको आपको अगर हाई सॉल्युबल करना है, उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ाना होता है, तो देयर कैन बी many अप्रोचेस टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी। और वही चीज आपको अगर सस्टेन रिलीज में बनाना है तो आपका उतना शायद एफर्ट्स ना लगे या लग भी जाए, यू नेवर नो। तो ये जो सॉल्युबिलिटी जो बढ़ानी है, इसके बहुत सारे टेक्निक्स होंगे। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल बोल देता हूँ सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का, पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज आप जितना अच्छे से ढूंढोगे या जितना अच्छा पार्टिकल साइज बनाओगे एपीआई का, उतनी आपको अच्छा सॉल्युबिलिटी मिलेगी। तो एज द रूल गोज, और ये जस्ट मैं अभी पासिंग कमेंट के लिए बोल रहा हूँ, ये तो आगे जाके हमको बहुत सारा डिटेल में देखना है। तो जस्ट मैं पासिंग इसके लिए बोल रहा हूँ कि जस्ट एक आपको जिस्ट मिल जाए कि मैं, ऐसा ना हो कि मैं खाली लिटरेचर सर्वे में बोल डालूं ये कर रहे हैं और फिर आगे जाके बोलूं और तब तक आप ये पार्ट भूल जाए। तो इसके लिए मैं जस्ट बोल रहा हूँ। तो ये लो सॉल्युबिलिटी को हाई सॉल्युबिलिटी करने के लिए पार्टिकल साइज एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो जैसे आपने बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा, और ये बहुत ही, आई थिंक एवरीवन विल नो, कि बहुत ही एक बेसिक ऑफ फार्मेसी जो चीज होती है, वो चीज ये होती है कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द पार्टिकल साइज। तो और ये एक थोड़ा सा उल्टा चीज होती है, बट आई होप आप लोगों को सबको पता ही होगा कि जितना आपका ज्यादा बड़ा पार्टिकल है उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी कम है। और ये रीजन बीइंग आपका एक्सपोज सरफेस एरिया कम है, और जितना आपका स्मॉलर पार्टिकल है तो एक्सपोज सरफेस एरिया उतना ज्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए वो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। तो कभी भी इसीलिए पार्टिकल साइज सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जहां पर आपका लो सॉल्युबल ड्रग हो। और सुटेबल आप जितना अच्छा पार्टिकल साइज सेलेक्ट करोगे या जितना क्लोजली इनोवेटर के दोगे, आप ऑफकोर्स आपको इनोवेटर का पार्टिकल साइज कभी पता नहीं होगा, लेकिन आपको एक रिजोल्यूशन से आइडिया आते रहेगा, वो हम आगे देखेंगे। तो जितना पार्टिकल साइज फाइन कर सकोगे उतना आपको सॉल्युबिलिटी ज्यादा मिलेंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आई थिंक बायोफार्मास्यूटिक्स में पढ़ा भी होगा। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता डालता हूँ, ये दिख रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल, सो हियर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन कि पार्टिकल साइज चेंज जो होता है और जो आपका एरिया चेंज जो होता है, और जो पार्टिकल साइज स्मॉल करने से सरफेस एरिया कैसे बढ़ता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कंसिडर करिए कि ये स्क्वायर है, तो उसके ये 4 साइड, 1 2 3 4 साइड एक्सपोज होते हैं आपके डिसोल्यूशन मीडिया को या बॉडी फ्लूइड्स को। तो ये साइड, ये जो चारों की साइड होंगे आपके टोटल इफेक्टिव सरफेस एरिया हो जाएगा। तो ये स्क्वायर है और ये आपको इफेक्टिव सरफेस एरिया होकर ये आपको उस टाइप का रिलीज, एक पर्टिकुलर टाइप का रिलीज दे रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, नॉट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, बट ये सरफेस एरिया। अब जब आप इसको ब्रेक कर डालोगे तो आपको यहाँ पर 2 रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। अब 2 रेक्टेंगल्स मिलने पर क्या हो रहा है कि ये जो बीच वाला स्प्लिट हो रहा है, तो ये जो अंदर का सरफेस एरिया है, ये अंदर का सरफेस एरिया भी एक्सपोज हो जा रहा है। यहाँ पर वो सरफेस एरिया एक्सपोज नहीं था, यहाँ पर ये सरफेस एरिया एक्सपोज हो जा रहा है। तो इसका मतलब कि जो एक्सपोज सरफेस एरिया है वो बढ़ रहा है। भले आपका पार्टिकल साइज रिडक्शन हो जा रहा है, लेकिन जो आपका एक्सपोज सरफेस एरिया है वो बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर है, ये मार्कर का सरफेस जो एक्सपोज सरफेस एरिया ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पीछे का हो गया। अभी इसी मार्कर को अगर मैं 2 पार्ट में इसका ये कैप खोल डालूं, तो इसका एक्सपोज सरफेस एरिया ये हो गया, ये हो गया, ये साइड भी अब एक्सपोज हो गया, और प्लस ये हो गया। लेकिन इसका ये जो अंदर का अभी एक्सपोज नहीं था, ये भी एक्सपोज होकर बीच में आ गया। तो ये एक्सपोज हो गया, तो ये एरिया भी अवेलेबल हो जाएगा डिसोल्यूशन के लिए। तो उससे क्या होगा कि ये सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा, तो ये आपका एक्सपोज सरफेस एरिया जितना ज्यादा रहेगा, उतना डिसोल्यूशन मीडिया को पेनिट्रेट करने के लिए ज्यादा एरिया मिलेगा और वो जल्दी सॉल्युबलाइज करेगा। तो ये जैसे सॉल्युबलाइज करेगा तो आपका डिसोल्यूशन इंक्रीज होगा या मीडिया पेनिट्रेशन इंक्रीज होगा। तो उसी तरीके से जो भी आपका पार्टिकल साइज होता है, आप पार्टिकल साइज को जितना ब्रेक करोगे, ब्रेक कर 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 जहां तक भी आप उसको लाओगे,
उस ब्रोकन पार्टिकल साइज के लिए, और जितना आप उसको स्मॉल करोगे उतना आपका सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा, और जितना आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना आपका सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो दैट इज व्हाई दिस पार्टिकल साइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग फॉर लो सॉल्युबल ड्रग्स सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट जस्ट अ ब्रीफ एग्जांपल कि आप कैसे इस तरीके से इसको बढ़ाओगे, पार्टिकल साइज कम करके सरफेस एक्सपोज सरफेस एरिया बढ़ाओगे, एक्सपोज सरफेस एरिया टू द डिसोल्यूशन मीडिया। जो डिसोल्यूशन मीडिया उसमें अगर सरफेस एरिया बढ़ के गया पार्टिकल साइज का तो जल्दी सॉल्युबलाइज होगा, तो उससे आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। सो दिस इज वन एग्जांपल। अब वही चीज जब आप ईआर करोगे तो एक अदर एग्जांपल बनेगा, और इसी तरीके से आपको और एक चीज हो जाएगी कि पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी। तो जैसे हाई सॉल्युबल लो सॉल्युबल है, वैसे एक पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी भी होती है। कुछ ड्रग होते हैं कि एसिडिक पीएच पे ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, बेसिक पीएच पे कम सॉल्युबल होते हैं। कुछ ड्रग होते हैं कि जो एसिडिक पीएच पे सॉल्युबल नहीं होते और बेसिक पीएच पे ज्यादा होंगे, या फिर एसिडिक पीएच पे बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो जाए, बेसिक पीएच पे नहीं हो। तो ये अगेन आपको ये करना है। तो जैसे अगर आपका आईआर प्रोडक्ट है और ये एसिडिक पीएच पे बहुत सॉल्युबल है, तो ये आपको एडवांटेज देगा, क्योंकि आपका स्टमक में 0.1 नॉर्मल HCl का पीएच होता है, फास्टिंग कंडीशन में 1.2 होता है, तो वहाँ ये अच्छे से फॉर्मुलेट हो जाएगा, वहां आपको शायद एफर्ट्स ना लगे क्योंकि वो ये हो जा रहा है। बट अगर इसका उल्टा है कि ये एसिडिक पे सॉल्युबल नहीं है और बेसिक पीएच पे सॉल्युबल है, तो यहाँ पर फिर अगेन आपको क्वेश्चन आएगा कि आप इसको अगर स्टमक में रिलीज करना है तो आप इसको कैसे सॉल्युबल बनाएंगे। तो ये एक आपको प्रॉब्लम दे देगा। और सेम चीज अगर आपका ये आईआर प्रोडक्ट है, ये एसिडिक पीएच में सॉल्युबल है, लेकिन आपको इसको इंटेस्टाइन में रिलीज कराना है, वहां से अब्सॉर्ब करवाना है, तो ये तो यहाँ एसिडिक में रिलीज हो जाएगा और वहां जाने तक तो बचेगा भी नहीं। और फिर इंटेस्टाइन में रिलीज करवाने के पीछे दूसरा पर्पज होता है, डिपेंडिंग अपॉन द इनोवेटर या डिपेंडिंग अपॉन, ये कई बार ये होता है, जैसे एक परफेक्ट एग्जांपल है एसिडिक कोई ड्रग का ओमिप्राजोल, जो भी आपके प्राजोल जितने भी सीरीज आती है, दे आर ऑल एंट्रिक कोटेड पैलेट्स, क्योंकि ये एसिडिक पीएच में सॉल्युबल होते हैं बट साथ ही एसिडिक पीएच में डिग्रेड भी हो जाते हैं बिफोर एंटरिंग द ब्लड सर्कुलेशन। तो ये डिग्रेड हो जाने की वजह से ये होता है कि आपका फोकस ये हो जाएगा कि आप इसको यहाँ पर रिलीज ना होने दे, तो आप ऐसा कोई कोटिंग करें कि वो एसिड में रिलीज ना हो और आगे जाके बेस में रिलीज हो। तो ये एक हो गया पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी। तो आप जब लिटरेचर सर्च कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट के लिए सॉल्युबिलिटी होती है, और सॉल्युबिलिटी को किस हिसाब से किस डोसेज फॉर्म के लिए कैसे देखा जाएगा ये मैंने आपको बता दिया हूँ। और ये सॉल्युबिलिटी और पार्टिकल साइज गो हैंड इन हैंड, और एक फॉर्मुलेशन साइंटिस्ट का पूरा जिंदगी खाली एक डिजायर्ड पार्टिकल साइज का एपीआई मंगवाने में या ढूंढने में चले जाता है, जो कि हमारा बहुत बड़ा पेन होता है, पिंचिंग पॉइंट होता है कि एपीआई की डिजायर्ड पार्टिकल साइज मिल जाए डिपेंडिंग अपॉन द डोसेज फॉर्म। तो मैंने आज आपको बताया कि सॉल्युबिलिटी में अगर हाई सॉल्युबल रहा तो आईआर में क्या रोल रहेगा, ईआर में क्या रहेगा, लो सॉल्युबल रहा तो आईआर में दिक्कत दे देगा, एक्सटेंडेड रिलीज में ना दे। फिर उसके अलावा पीएच डिपेंडेंट सॉल्युबिलिटी जो रहेंगी, तो एसिडिक में सॉल्युबल रहा तो आईआर बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी, और अगर बेसिक में सॉल्युबल रहा है तो आईआर के लिए इजी हो जाएगा। बट फिर बेसिक में अगर सॉल्युबल है तो वहां जाके इंटेस्टाइन से आपको रिलीज है क्या, वहां से अब्जॉर्प्शन है क्या, परमिएबिलिटी है क्या, वो चीजें मैटर कर रहेंगी। तो आई थिंक सॉल्युबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अब मैं इसके साथ सोच रहा हूँ कि मैं कल थोड़ा सा और ये जनरल पार्टी कवर करूँ, और होपफुली सैटरडे संडे या वीकेंड पे जब भी मुझे टाइम मिला तो फिर मैं यूएसएफडीए के साइट्स पे जाके जो बाकी का लिटरेचर सर्च है उसको थोड़ा सा आगे करते हैं। और अभी शायद मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ जनरल चीजें, जैसे ये आज मेरा प्लान नहीं था सॉल्युबिलिटी को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करना, बट ये अगर मैं यहाँ से इसी पासिंग ले जाता आगे जाके फिर मुझे ट्रायल्स के टाइम पे शायद दिक्कत होता, तो मैंने इसको आज ही थोड़ा सा खींच लिया है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया यहीं पे आ जाए कि सॉल्युबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। और ऐसे एक दो अगर कोई पॉइंट है तो वो मैं कल डिस्कस करूंगा, और मे बी सैटरडे संडे हम यूएसएफडीए वाले साइट्स पे जाके जो लिटरेचर सर्च करते हैं वो देखेंगे। ये तो अभी बेसिक एकदम प्लेन गूगल का जो लिटरेचर है उसके हिसाब से बनाया। तो आई होप यू गॉट व्हाट आई मीन टू से। और अभी से यहाँ से ये चीजें इंपॉर्टेंट हो रहे। इफ देयर इज एनी कमेंट
please get back to me and I'll get back to you all. So thank you for watching this video, and thank you for being a part of this journey. And we will meet tomorrow again, maybe with a general Google search, और उसके बाद में एडवांस जो USFDA के साइट्स पे जो कि स्क्रीन रिकॉर्डर से करना है, तो आई थिंक सैटरडे संडे करते तो मुझे भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा स्क्रीन रिकॉर्डर और ये सब सीखने, और क्या क्या देखना है उसके लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि वो मैं एक्चुअल आपको डेमो दूंगा। तो ये है, अभी इस चीज को आप थोड़ा सा देखिए, एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन डू गेट बैक टू मी इन कमेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।